हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और जिसमें से हमने आपको अभी तक वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर यानी पढ़ा रहा हूं और इसमें से हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, और अब हमारे इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, 1 + √2 हो गया या 1 + 2 √2, क्या ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th में भी सिद्ध करने को आता है और क्लास 10th में भी सिद्ध करने को आता है, लेकिन क्लास 9th का जो सिलेबस थोड़ा सा कम होता है और क्लास 10th का थोड़ा सिलेबस बढ़ के होता है। तो क्लास 9th में भी जो पूछा जाता है उसको भी बता देंगे और क्लास 10th में जो है वो भी बता देंगे, दोनों बताएंगे। ठीक है, इसमें तो ध्यान से देखिएगा और इसको समझ लेने के बाद प्रश्न जो पूछे जाते हैं मोस्टली इससे ही आने के चांसेस रहते हैं वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि √2 यानी सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए एक हम तथ्य का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले इसको मानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, फिर इसको मैच कराएंगे कि परिमेय संख्या के कंडीशन के अनुसार ये काम क्या करता है। तो परिमेय संख्या कंडीशन तो लेकर चलता है, लेकिन ये परिमेय संख्या का ही विरोध कर देता है। तो इसका मतलब ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं था, और अगर परिमेय संख्या नहीं था तो इसका मतलब था क्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही हम स्टार्ट इससे करते हैं, ऐसे ही हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, चलिए तो हम इसको मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, इसको हम √2 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ PQ क्या है, P, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0 है। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंडीशन है कि P, Q एक सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। अगर सहअभाज्य है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई दो अंक सहअभाज्य तब होते हैं जब उन दोनों का HCF केवल एक आए। तो इसका मतलब P और Q को कोई एक के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है काटने वाला। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो चलिए, अगर ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो हम इसका अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो आप लिख सकते हैं यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो √2 का वर्ग करोगे तो 2 हो जाएगा और इसका वर्ग करोगे तो P² / Q² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम यहाँ Q² इससे करा सकते हैं यहाँ पे, तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q²। ठीक है, देखिए अगर P² 2 से कटता है, ठीक, तो P भी 2 से कटेगा, ये मान के चलिए। ऐसा हम इसमें एक नियम यूज करेंगे। अब चूंकि A², अब जैसे कोई भी किसी चीज़ का स्क्वायर अगर उससे कटता है तो वो चीज़ भी उससे कटेगा। जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए, P² 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कटेगा। ठीक, तो इसी को हम लिख देते हैं, चूँकि P² एक परिमेय दिया गया आपके NCERT में कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो वो पूर्णांक भी उस संख्या से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए P² 2Q यानी 2Q² से कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब P² यानी P² 2 से विभाजित है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब P 2 से विभाजित है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 से कोई भी अंक का गुणा हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं, अतः P बराबर क्या हो गया, 2C।
यानी 2 से कट रहा है और कोई भी पूर्णांक इससे गुणा हुआ है, ठीक है, 2c के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक, कोई भी इंटीजर है, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिलोंग टू इंटीजर ये लिख दिए हैं, ये बिलोंग का सिंबल है। तो अब देखिए p 2c के बराबर हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से p का मान रखते हैं, ठीक, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2c, तो यानी 2c का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, सही है। अब 2c का स्क्वायर क्या होगा, 4c स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 2 और 2 दूनी 4, यानी q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2c स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका मतलब अब इससे इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है हमें, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि q स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब q भी 2 से कटेगा। पिछला वाला नियम वही लगा दीजिए जैसे इसमें कहे हैं कि q स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कटेगा, ठीक है। q स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखो, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। अगर q भी 2 से विभाजित होगा तो q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, p 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः p, q दोनों 2 से विभाजित है, ठीक है। अब p, q दोनों 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए हमने माना क्या था कि p और q एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सहभाज्य का हमने शुरू में ही बताया कि वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF यानी जिनको काटने वाला केवल एक होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए p और q को 2 भी काटने वाला पैदा हो गया, यानी आ गया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक। तो आप लिख सकते हो, ठीक, चूँकि PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, तो हमने कहा कि अतः PQ दोनों 2 से विभाज्य है, और इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि PQ एक सहभाज्य है, ठीक है। हमने बोला कि PQ एक सहभाज्य था, तो सहभाज्य होने का मतलब क्या है, P और Q को काटने वाला केवल एक अंक मिलना चाहिए, एक उभयनिष्ठ निकलना चाहिए इनका गुणनखंड, और यहाँ इनका गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि P और Q एक सहभाज्य है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है, ठीक है, कि हमने जो कल्पना किया था कि परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ये इसी के कारण आ रहा है, ठीक है। तो √2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी कमी थी, तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी तरीके की यहाँ पे √2, √3, √7, √5, √10 कोई भी आए, ठीक है, और पूछे कि इसको सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो आप करोगे क्या, माना जो पूछे रहेगा उसको रखोगे कि एक परिमेय संख्या है, ठीक। फिर उसको p/q के बराबर दिखाओगे, और जहाँ लिखोगे pq एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, pq एक सहभाज्य संख्या है, ये भी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, एक रटा स्टेप है, ऐसे करना है। वर्ग करोगे तो यहाँ पे अगर √3 रहेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक, बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे आपका p²/q² हो गया। अब यहाँ पे p² यहाँ 3 रहेगा तो 3q² हो जाएगा, ठीक। तो p² 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब किसी एक अंक, जैसे आप ले लीजिए
4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, ठीक है, तो 4 भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा। ऐसे समझिए, यही स्टेप लगाया गया है कि पी स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, यानी अगर यहाँ पे कोई भी अंक रहेगा, वहाँ यहाँ 3 हो गया, 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा, ठीक। अब आप लिखेंगे अतः p बराबर 3c कर दीजिएगा, ठीक, और जहाँ c एक क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक। अब इसको भी आप इसका मान रखेंगे 3c, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर इसको काटोगे 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। फिर आप लिखोगे कि क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू एक सहभाज्य है। समझ में आया कि नहीं? किस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि हमने माना था कि एक सहभाज्य है, तो उसी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि पी और क्यू एक सहभाज्य है, उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है, ठीक है, कि √3, अब यहाँ √3 हमने माना है, अगर √3 माना है तो √3 एक परमीय संख्या है, ठीक है, कि हमने जो एक कल्पना किया था कि √3 एक परमीय संख्या है, वो हमारी कल्पना की कमी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब वो परमीय संख्या नहीं सिद्ध हो रहा तो इसका मतलब है क्या, अपरमीय संख्या। अतः √3 एक अपरमीय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे ही आप इस तरह से, यही चीज़ है, केवल अंक बदलना, हमने बता दिया क्या क्या बदलना है। आप √3 को दिखा सकते हो, √3 पर बता दिया, √2 करके ही दे दिया हूँ, √3 बताया हूँ, √5 पे कर सकते हो, √7 पे कर सकते हो, √11 पर कर सकते हो, ठीक है, और √8 पर भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। जो अब यहाँ पे हम वही चीज़ रखेंगे जिनका रूट यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सब का हम यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ ऐसे है, सिंगल नंबर के लिए होगा, ठीक। बात समझ में आया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अलग टाइप का कुछ जो 10th में मोस्टली पूछा जाता है, उस टाइप का, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर उसको भी लगा देते हैं और एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद आसानी से लगने लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस टाइप का भी कर देते हैं। एक आपसे कह दे अगर 3√2 सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? फिर से मानेंगे कि 3√2 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ माना लिख दीजिए, माना 3√2 एक परमेय संख्या। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर करने से हम ये लोग की गड़बड़ी हो जाएगी। अब करो क्या, यहाँ पे 3 को इधर लेकर जाओ, तो √2 बराबर, वहाँ वो दूसरा मेथड था, ये दूसरा मेथड है, उसको उसी मेथड से लगाएंगे, इसको इस मेथड से लगाएंगे। जो इसके सिंगल के अलावा और उसके बगल कोई अंक आ गया, नीचे कुछ आ गया, तो इस टाइप से लगा देंगे, आसान हो जाएगा करने में। तो यहाँ √2 इधर रखते हैं और ये क्या हो जाएगा, p/3q, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ माना है कि p, q एक पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं? अब एक पूर्णांक है और q ≠ 0 है, ठीक, और p, q सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे p और 3q भी तो एक पूर्णांक है, pq एक पूर्णांक है, इसमें है q = 3, q ≠ 0 है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, क्या है, एक सहभाज्य है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे चूँकि p, q एक पूर्णांक है, हमने पहले से माना है, ठीक है, और q = 0 है, q 0 के बराबर नहीं है, और pq सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। तो इसका मतलब p/3q एक परमेय संख्या है,
परमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर p/3 q एक परमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी एक परमेय संख्या, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है? एक परमेय संख्या है, ठीक है। ये ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को पहले ही प्रूफ कर दिया है कि क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है, और यहाँ पे हमने इसको परमेय बताया तो इसका मतलब ये भी परमेय हो गया। ठीक है, तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि नहीं कि √2 एक परमेय संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण है। ठीक है, क्या कल्पना की कमी का क्या कमी है हमारी कि √3 यहाँ 3√2 एक परमेय संख्या है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हो कि p/3q एक परमेय संख्या है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसके आगे आप जोड़ सकते हो, चूँकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जो कि इस तथ्य का विरोधाभास हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है। ठीक, तो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके स्थान पे कुछ भी वो चेंज कर सकता है, जैसे क्वेश्चन में 1/√3 दे सकता है। ठीक है, या 2/√3 दे सकता है, या 2√2/2 दे सकता है, 4 दे सकता है, या 5 दे दे। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन इस तरह दे दे। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो √3 या √2 ये सब दिख रहे हैं, इनको एक साइड कर लेना, बाकी को उधर फेंक देना, यानी बराबर के एक तरफ एक को रखना है, जो आप जानते हो ऑलरेडी ये क्या है, अपरमेय संख्या, और बाकी उधर कर दो। और कहो कि इधर वाला कि ये एक परमेय संख्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक, जबकि हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना में कमी थी बाहर, जो हमने यहाँ पे माना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो कल्पना माना किया था कि वो परमेय संख्या ना हो, कि वो अपरमेय संख्या है। ऐसे आपको उसको लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, इसमें कुछ अलग टाइप का थोड़ा सा। आप सेंटेंस यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई रटा रटाया नहीं है। ठीक है, आप इसको रट के नहीं, बस आपके सेंटेंस से ये पता चलना चाहिए कि आपने जो माना है वो गलत, मतलब वो ऊपर परमेय संख्या माना गया है वो गलत हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब परमेय संख्या नहीं हो रहा है, तो है क्या, अपरमेय संख्या है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी अगर मान लो इस तरह दे दे 5 - √3, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना है, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरमेय संख्या है। आप मान लो कि ये क्या है, एक परमेय संख्या। मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, अब सीधे सीधे लगा रहा हूँ। ठीक है, माना 5 - √3 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इसका मतलब 5 - √3 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी लिख दे p, बिलोंग टू इंटीजर, यानी क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और p, q एक सहभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे, √3 को यहीं पर रहने दे रहे हैं, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो बराबर के इस पार इसको इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो आप 5 + p/q लिख सकते हो, और यहाँ √3 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, √3 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 5 + p/q। इसको चाहो तो थोड़ा सा और हल करके दिखा दो कि √3 बराबर 5q + p/q, ये हो गया। अब देखो, चूँकि p, q क्या है, इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या निकल के आता है कि इससे ये पता चलता है कि 5q + p/q एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर 5q + p/q एक परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है। परंतु मैंने बोला सेंटेंस आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, बस इसको प्रदर्शित करें। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 5 - √3 क्या है, उत्पन्न है या उत्पन्न हो रहा है। ये यहाँ पे कारण है, ये कर दो, उत्पन्न हो रहा है यहाँ कर दो कि कमी के कारण है। ठीक है, और हमारा कमी क्या था कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है, कि 5 - √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 - √3 √3 है, √2 √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध होता है कि नहीं, सिद्ध हो गया। ऐसे ही जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे आप इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हो। करना क्या है आपको, इसमें से जो दिया रहेगा उसको इस साइड रखना है, बाकी उसको उस साइड कर दो। यानी जो अपरमेय संख्या आप जानते हो ऑलरेडी उसको इस तरफ रखो, बाकी सबको उधर रखो, और फिर यही सेंटेंस आप ऐसे ही बना के लिख डालो। ठीक, और कंप्लीट हो जाएगा और फुल नंबर आपको मिलेगा। ठीक, ठीक है। और अब इसके बाद आपका एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर से, अपरमेय और परमेय, यानी बिना विभाजन प्रक्रिया के हमें पता करना है कि कौन सा अपरमेय संख्या है और अपरमेय भी। जैसे हमने लिखा कि 8/50, यहाँ पे 7/50 ले लो। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये पता करना है कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, अपरमेय है कि परमेय है। सीधी सी बात है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है तो परमेय है, और परमेय है तो फिक्स हो गया। लेकिन परमेय में भी कौन सा है, शांत दशमलव वाला है या शांत दशमलव वाला है, तो ये अगले लेक्चर में हम पता करेंगे, वो भी बिना भाग दिए, कि यहाँ से इसमें बिना भाग दिए हम जान जाएंगे कि ये शांत दशमलव वाला है या शांत दशमलव वाला है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, अगले लेक्चर में यही पता करना है बस। ठीक है, धन्यवाद।